हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम BHDLA 138 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ इस बार आने की संभावना भी है। तो वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं वो बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी एक पार्ट और आपके लिए बना दूंगी। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का आज से स्पष्ट कीजिए। इस पे ना क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत घुमा के भी, इस कहानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस कहानी का थोड़ा सा सुन लो, इसको संक्षेप में। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात। इसमें ना एक गरीब किसान होता है हल्कू। हल्कू की कहानी बताई गई है, जो सर्दियों में ठंड की रात में क्या करता है, खेतों की रखवाली कर रहा होता है। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं होते और वह ठंड से कांपता रहता है। उसका एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा, वो भी उसके साथ ठंड में कांपता रहता है। हल्कू की पत्नी, उसका नाम होता है मुन्नी। मुन्नी ने उसे गर्म कंबल लेने के लिए कहा, पर वह खेत के लगान की वजह से कंबल नहीं ले पाता। रात में ठंड जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। हल्कू ना आग तापने लगता है, पत्तियां इकट्ठी कर लेता है, सूखी उन पे आग जला लेता है। लेकिन क्या होता है, फिर आग बुझ जाती है। आखिर में क्या करता है हल्कू और उसका कुत्ता, खेत की रखवाली को छोड़कर आग तापने चले जाते हैं कहीं पे। और क्या होता है, खेत में जानवर घुसकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। सुबह जब हल्कू देखता है कि फसल बर्बाद हो गई, तो वो दुखी नहीं होता बल्कि और खुश हो जाता है। क्यों? अब उसे लगता है अब ये जो कड़ाके की ठंड है ना, इसमें उसको खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। तो कहानी का आशय क्या है, देखो, गरीबी और किसान की विवशता। कहानी दिखाती है कि किसान किस प्रकार गरीबी के कारण अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाता। हल्कू को गर्म कंबल लेने की बजाय खेत के लगान चुकाना पड़ता है। ये किसानों की आर्थिक दुर्दशा को दर्शाता है। ठंड की कड़वी सच्चाई। हल्कू की ठंड से कांपती रात ये बताती है कि गरीब व्यक्ति को मौसम की मार भी सहनी पड़ती है और सरकार या समाज उसके लिए कोई मदद नहीं करता। आंतरिक संघर्ष और हार। हल्कू का खेत की रखवाली छोड़कर आग तापने चले जाना दर्शाता है जब इंसान ना हद से ज्यादा कष्ट झेल लेता है ना, तो कहते हैं ना कि किसी चीज की कोई हद होती है, जब वो हद पार हो जाती है तो अंत में वो हार मान लेता है। और ये हार उसकी मजबूरी और उसकी गरीबी की वजह से होती है। अदरवाइज इंसान बहुत मजबूत होता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मानवता और भावनात्मक पक्ष। हल्कू और जबरा जो उसका कुत्ता था, उनके बीच का रिश्ता और उनका एक साथ ठंड में कांपना ये भी बताता है कि तकलीफ में इंसान और जानवर दोनों एक जैसे हो जाते हैं और साथ देने वाला साथी भी कितना महत्वपूर्ण होता है। विवशता में राहत की भावना। फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू दुखी नहीं होता बल्कि उसे खुशी होती है कि अब उसे ठंड में रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए नुकसान को भी स्वीकार कर लेता है। तो संक्षिप्त में देखें, जो पूस की रात कहानी है उसमें प्रेमचंद जी ने गरीब किसान की गरीबी और उसके कष्ट और उसकी विवशता, साथ साथ सामाजिक व्यवस्था और कठोरता को बहुत सजीवता से दिखाया है। किसान की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वह ठंड और भूख से बचने के लिए फसलें नष्ट होने का नुकसान भी सह लेते हैं। ये कहानी किसानों की दयनीय स्थिति पर करुणा उत्पन्न करती है और समाज की असंवेदनशीलता को भी उजागर करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वो है जीने की कला। जो एक निबंध है ना, उसका सार बताना है। तो क्या है, देखो, जीने की कला निबंध में बताया गया है कि केवल जन्म लेकर जीवित रहना जीवन नहीं है, बल्कि जीवन को और सुंदर, सफल और सार्थक बनाना असली जीवन जीने की कला है। इसके लिए हमें अपने जीवन में अच्छे विचार, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टि को अपनाना होगा, है ना। इस निबंध में कहा गया कि हमें ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए। गुस्सा, चिढ़ जो होती है, ईर्ष्या, आलस को छोड़कर हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें
और अपने व्यवहार से दूसरे को भी प्रेरित कर सकें। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और जीवन को अच्छे कार्यों से भरना चाहिए। यही असली जीने की कला है जो हमें एक अच्छा और सुखी इंसान बनाती है ना? था ना इजी? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल, एकांकी के परिवेश और चरित्र विधान को स्पष्ट करते हुए उसका प्रतिपाद्य बताइए। तो देखो, बहुत बड़ा सवाल एकांकी का परिवेश ग्रामीण भारत का सामाजिक और पारिवारिक वातावरण है। ये उस समय की स्थिति को दर्शाता है जब दहेज प्रथा समाज में व्याप्त थी। वैसे देखा जाए तो अभी भी है ना, खत्म नहीं हुई है, और लड़कियों को बोझ माना जाता था और अभी भी कई जगह पे ऐसा ही है। हाँ, सुधार हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत बुरा हाल था। इसमें साधारण परिवार की आर्थिक स्थिति और दहेज की समस्या को केंद्र में रखा गया है। यहाँ बेटी के विवाह के लिए दहेज देना परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता था। इसलिए पैदा होते ही, जैसे लड़कियां पैदा होती थी तो सबसे पहले चिंता उसके विवाह की हो जाती थी। चरित्र विधान, मुख्य पात्र इसमें माधवराव, जो एक साधारण सा ईमानदार और मेहनती इंसान है। उसकी एक बेटी है जिसके विवाह को लेकर वो बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, चिंता में है। किस कारण? दहेज के कारण, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सावित्री नाम की एक महिला है जो माधवराव की पत्नी है ना, एक दयालु और चिंतित माँ है। वो भी चिंता में है बेटी के विवाह को लेके, बेटी के भविष्य को लेके कि आगे क्या होगा, जैसे एक माँ, नॉर्मल माँ होती ही है। फिर लक्ष्मी, जो माधवराव की बेटी है, जिसके विवाह की सब चिंता कर रहे हैं। वो क्या है? एक पढ़ी लिखी, समझदार और सहनशील लड़की है, और अपने माता पिता की स्थिति को भी समझती है क्योंकि वो समाज को भी समझती है। उसमें एक सेठ है, यह पंडित है, जो अलग एक और पात्र है। वो समाज में दहेज मांगने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज की बुराई और दिखावे को दिखाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको प्रतिपाद्य भी बोलते हैं। बहुत बड़ा सवाल एकांकी का प्रतिपाद्य ये है कि ये एकांकी दहेज प्रथा की समस्या और उसके कारण माता पिता की जो चिंता है उसको उजागर करता है। इसमें दिखाया गया है कि एक गरीब और मध्यम मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, वो बेटी की शादी को लेके उनके मन में एक बहुत बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि दहेज के बिना लड़की की शादी करना बहुत कठिन काम हो जाता है। यह एकांकी समाज को ये संदेश देती है कि दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है और इससे बचना जरूरी है। बेटियों को बोझ ना समझें और उनके आत्मसम्मान और शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। समझ आ गया होगा? फिर कुछ टिप्पणियां आ जाती हैं, जैसे यात्रा वृतांत पे टिप्पणी आ जाएगी। तो क्या है यात्रा वृतांत? यात्रा वृतांत एक गद्य होता है, एक लेख होता है। कैसा लेख होता है? जिसमें जो लेखक है ना, वो यात्रा कर रहा होता है ना, और यात्रा करते करते जो उसके अनुभव हैं, जो चीज़ें वो देखता है, रास्ते जैसे देखता है, लोगों से मिलता है, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति देखता है, और जो घटनाएं रास्ते भर में उसके साथ होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को वो लिखता है। वो वृतांत क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं, उसकी खुद की भावनाएं जो उसने फील किया, उसके खुद के अनुभव शामिल होते हैं। यात्रा वृतांत की विशेषताएं क्या है? वास्तविकता पर आधारित होता है। ये सरल, सरस और वर्णनात्मक भाषा में लिखा होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे जो देख रहा होता है उसको एज इट इज़ आम भाषा में लिखता जाता है। नई नई जगह देखता है, लोगों से मिलता है, संस्कृति देखता है, उनकी जानकारी लिख देता है। पाठक को भी यात्रा जैसा अनुभव होता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। फिर इसमें रोचकता, जीवंतता और व्यक्तिगत दृष्टिकोण रहता है। महत्व क्या है इसका? यात्रा वृतांत हमें नए स्थानों, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। ये ज्ञानवर्धक होता है और मनोरंजनात्मक दोनों होता है, क्योंकि वो अपने साथ जो उसके साथ इंसिडेंट होते हैं वो भी तो लिखता है इसमें। यात्रा वृतांत हमें यात्रा करने की प्रेरणा भी देता है। ये लेखक के भावों, विचारों और संवेदनाओं को प्रकट करने का माध्यम भी है। तो निष्कर्ष में लिख देंगे, यात्रा वृतांत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो न केवल लेखक के अनुभव को व्यक्त करती है, बल्कि पाठक को भी नई जगहों और संस्कृतियों से जोड़ता है। इसके माध्यम से हम घर बैठे ही अनेक स्थलों का भ्रमण कर लेते हैं। आगे समझ में? फिर व्यंग्य पर टिप्पणी आ गई तो
तो व्यंग्य साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से समाज की जो बुराई है, जो कमजोरियां हैं, जो दोष है, उन पे प्रहार किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति या समाज या व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हैं। सुधार का संदेश छिपा होता है इसमें। विशेषताएं हैं, एक तो ये फनी होता है ना, हास्य के माध्यम से और गंभीर बातें कही जाती है इसके अंदर। भाषा बहुत सरल होती है, चुटीली होती है और तीखी होती है। समाज की बुराइयों, दिखावे और पाखंड पर चोट करती हैं। उद्देश्य सुधार और जागरूकता लाना। इसमें कटाक्ष का प्रयोग किया जाता है। महत्व है इसका कि व्यंग्य हमें समाज की बुराइयों को हंसते हुए समझाता है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि व्यंग्य के माध्यम से व्यक्ति और समाज में सुधार की भावना उत्पन्न होती है। ये समाज के पाखंड और भ्रष्टाचार को उजागर करने का सशक्त एक माध्यम है। तो निष्कर्ष में लिख देंगे, व्यंग्य साहित्य का दर्पण है जो समाज की वास्तविकता को हंसी के रंग में रंग कर प्रस्तुत करता है। यह हमें हंसाते हुए सोचने पर विवश करता है, जीवन तथा समाज को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। आ गया समझ में? फिर है आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा साहित्य की एक गद्य विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के जो अनुभव हैं, घटनाएं हैं, संघर्ष और भावनाओं का वर्णन खुद से करता है। आत्मकथा व्यक्ति अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है, खुद लिखता है। इसमें लेखक अपने जीवन का सच, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, जो उसने नई नई चीजें सीखी, वो सब पाठकों के साथ साझा करता है। सारी चीजें, जितने भी चीजें अनुभव उसके जीवन में हुए। विशेषता ये है कि लेखक अपने जीवन का सच्चा वर्णन करता है। घटनाएं कालक्रम में लिखी होती है, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हुआ, क्रम से लिखा होता है सब चीज। इसमें लेखक के विचार, भावनाएं और अनुभव एकदम स्पष्ट होते हैं। आत्मकथा में भाषा सरल और आत्मीय होती है और इसमें लेखक के व्यक्तिगत संघर्ष और समाज का चित्रण भी होता है। फिर कविता के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कविता साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें कवि अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को छंद, लय और अलंकारों के माध्यम से सुंदर और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। कविता में भावनाओं की गहराई और भाषा की मधुरता होती है जो पाठक के मन को छू लेती है। विशेषताएं क्या है? भाव और कल्पना का सुंदर मेल होता है। भाषा में लय, तुक और संगीतिकता होती है। कम शब्दों में गहरी बातें कह देना कविता में की विशेषता है। अलंकारों, प्रतीकों और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग इसमें होता है। पाठक या श्रोता के मन में भावनाएं उत्पन्न करता है। इसका महत्व है कि कविता हमारे हृदय में संवेदनाओं और भावनाओं को जगाती है। यह मन को आनंद, शांति और प्रेरणा देती है। कविता के माध्यम से सामाजिक, प्राकृतिक और मानवीय समस्याओं को भी व्यक्त किया जा सकता है। यह भाषा और साहित्य की सौंदर्य को बढ़ाती है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि कविता हृदय की वाणी होती है जो सरल शब्दों में गंभीर बातें कहकर पाठक के मन को छू लेती है। ये साहित्य में भावनात्मक सौंदर्य और गहराई लाने का कार्य करती है, इसलिए कविता का साहित्य में विशेष स्थान है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। देखो, मैंने इसमें जीवनी को भी इंक्लूड किया है। हालांकि जीवनी पे शॉर्ट नोट तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर में, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है ना। तो इसलिए हम इसमें जीवनी की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लिख के आ सकते हो। हाँ, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। अभी तक नहीं आया, लेकिन आगे तो आएगा। तो देखो क्या है। जीवनी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी अन्य, कोई अलग व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसकी उपलब्धियां, उसके संघर्ष और व्यक्तित्व का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति खुद नहीं लिखता, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। जीवनी किसी महान व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा होती है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है ना। आत्मकथा खुद लिखते हैं और जीवनी कोई दूसरा लिखता है। विशेषताएं, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। जीवन की घटनाओं को कालक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। लेखक निष्पक्षता और ईमानदारी से विवरण करता है। इसमें व्यक्ति के कार्य, विचार और व्यक्तित्व का चित्रण होता है।
भाषा सरल, स्पष्ट और विवरणात्मक होती है। महत्व: जीवनी में हमें महान व्यक्तियों के जीवन, उनके संघर्ष और आदर्शों को जानने का अवसर मिलता है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवनी से हमें उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की जानकारी भी मिलती है। यह व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। निष्कर्ष में लिख देंगे कि जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जो हमें महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देती है। ये न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन में नैतिकता, परिश्रम और कर्तव्य पालन की सीख भी देती है। आई होप इतनी सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर मुझे 10 कमेंट भी आ जाते हैं कि मुझे इसका दूसरा पार्ट लाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहे जीके बैंक। थैंक यू।